नमस्ते, नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे, बहुत ज़्यादा बेहतरीन, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार होंगे। तो सभी प्यारे साथियों का मैं भावना भाटी स्वागत कर रही हूँ, आपके अपने प्यारे से परिवार रोज़गार विद अंकित एप्लीकेशन। सभी बच्चे क्लास के साथ जुड़ जाएँ और जो बच्चे क्लास के साथ जुड़ चुके हैं, जो मेरी बातों को सुन रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको नमस्कार करा, आपको जय हिंद करा, तो आप लोग मुझे सुन पा रहे हो और देख पा रहे हो तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में थम्स अप कर दो। इससे मुझे पता चल जाए कि जितने भी बच्चे क्लास के साथ जुड़ेंगे अब, उनके लिए क्लास बिल्कुल ओके चल रही है। क्लास को अगर आप देख रहे हैं, अगर आप सुन पा रहे हैं तो जल्दी से बताएँ, आवाज़ में, वीडियो में कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है? अगर हाँ, कुछ भी दिक्कत है, तो आप लोग प्यारे बच्चे क्लास को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, जो भी परेशानी। तो नमस्ते सभी को, नमस्कारम प्यारे बच्चों, सभी प्यारे साथियों को हमारा प्रणाम है। गुड इवनिंग है और सभी बच्चे के जो एक बार थम्स अप कर देंगे तो मैं अपने टॉपिक की तरफ बढ़ूंगी और अपने टॉपिक को कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगी। तो जैसा कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हो और आपके अंगूठे मुझे दिखने शुरू, इसका मतलब आपके कानों तक, प्यारे-प्यारे कानों तक मेरी आवाज़ जो है, मेरी फटी सी, मेरी ऐसी फटे बाँस की सी आवाज़ जो है वो बिल्कुल पहुँच रही होगी। तो बिल्कुल आप लोग मुझे तो आओ आज जो हमारा टॉपिक है जो शुरू होने वाला है, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो खाना वाना तो सब तुम खाकर बैठे हो, आ जाओ उसको पचा देती हूँ मैं। आप लोगों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका आज हम करेंगे अध्ययन। तो पाचन तंत्र की जब हम लोग बात करते हैं, जब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि हमारे शरीर का एक ऐसा सिस्टम जो खाने को पचाने का काम करता है, उसको कहते हैं भाई पाचन तंत्र। उसको कहा जाता है प्यारे साथी डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, आवाज धीरे आ रही है बेटा, बढ़ा लो आवाज अगर धीरे आ रही है तो। आपके मोबाइल फोन में साइड में एक वॉइस वाला एक बटन होगा, उसको इंक्रीज कर लो। ठीक है तो उसको इंक्रीज करते ही आपको आवाज जो है वो आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट आप आवाज को बढ़ा लो और आवाज आपके पास तक पहुंच जाएगी। अब मैं अपनी क्लास को शुरू कर रही हूँ। तो बेटा जैसा कि हमने पढ़ा था कल की क्लास में कि सेल जो है वो आपका खत्म हो गया है। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, क्लियर? अब बात करेंगे पाचन तंत्र की। जो पाचन तंत्र है हम लोगों का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपके शरीर का जो खाना है, आपके शरीर में जो खाना जाता है वो पचता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैम पाचन होता क्या है। सबसे पहले बात करेंगे कि मैम डाइजेशन होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट डाइजेशन। व्हाट इज डाइजेशन? तो जब भी हम पाचन की बात करेंगे तो आप लोग बताएंगे भोजन के बड़े अणुओं को। ठीक है, आप भोजन करते हो बेटा, भोजन के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में। ये कल मैंने आपको लिखवाया था, एक बार फिर से हम चीजों को समझेंगे। भोजन के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़। ठीक है, छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने की ये होती है प्यारे बच्चे पाचन। अणुओं में तोड़, यही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। कल आपने बिल्कुल पढ़ा था कि जब कभी भी हम भोजन करते हैं तो भोजन के बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना, यानी कि आप लोग लिखेंगे ब्रेकिंग। आप लोग लिखेंगे ब्रेकिंग ऑफ लार्ज पार्टिकल ऑफ फूड। लार्ज पार्टिकल, ठीक है, लार्ज पार्टिकल्स ऑफ इनटू स्मॉलर, इनटू स्मॉलर। तो खाने के बड़े बड़े अणुओं को जब हम छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ देते हैं, यही होता है पाचन। इसी को कहते हो पाचन। जैसे आपने खाया खाना, आपने खाया सैंडविच। सैंडविच सब बच्चे खाते हैं। आपने खाया आलू का पराठा। चाय पी लूं पहले? कोई बात नहीं, रखी रहने दो, चाय भी पी लेंगे। वॉइस ब्रेक हो रही है, टूट रही है तो भाई जोड़ों से फेविक्विक का जोड़ लगाओ। वॉइस अगर मेरी टूट रही है उसको जोड़ो, टूटने मत दो। ठीक है, कट हो रही है वॉइस, अरे भैया आज क्या दिक्कत हो रही है? वॉइस में कैसे दिक्कत हो रही है भाई? आवाज नहीं आ रही है आपको मेरी? अब आपको आवाज आई क्या, जल्दी से बताओ। यहाँ पर तो सब कुछ चीजें सही चल रही है, वॉइस में कैसे दिक्कत आ रही है? थाली में क्या आया है मैम आपके लिए? मेरे लिए थाली में आई है ये चाय। एक्चुअली ये चाय मैंने 2 बजे ऑर्डर करी थी। जब मेरी क्लास छूटी थी 1-2 बजे, तो मैंने सोचा थोड़ी सी चाय पी लूं। तो ये चाय बेचारी अब आई है 1 घंटे का सफर तय कर कर, और अब मेरी क्लास का टाइम हो चला है। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ अब हम बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि मैम आपने अभी भी कहा कि भोजन के बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना, ये हो जाता है पाचन। जैसे आपने खाई सैंडविच, आपने खाया बर्गर, आपने खाया पिज्जा, और जो अच्छे बच्चे हैं उन्होंने खाई रोटी।
तो जब आप ये सारी चीज़ें खाते हो, तो उनको माउथ में डालते हो पहले और फिर उसको चबाते हो ऐसे। ऐसे चबाते हो। तो जब आप खाने को चबा रहे हो तो दैट्स मीन आपने जो बाइट लिया था ना वो थोड़ा बड़ा था। उस बाइट को अब आप अपने दाँतों से कचूमर बना रहे हो उसका। अपने दाँतों से कचूमर बनाकर उसको छोटा-छोटा तोड़ रहे हो। तो इसका मतलब आपने क्या करा, भोजन के बड़े अणुओं को छोटे-छोटे अणुओं में तोड़ा। तो भोजन के बड़े अणुओं को छोटे-छोटे अणुओं में तोड़ना ही होता है पाचन। अब जैसे आपने मान लीजिए ये रोटी की बाइट लिया आपने, या आपने रोटी का एक छोटा बड़ा-सा बाइट ले लिया। अब जब आपने इसको अपने मुख में डाला, जब आपने इसको मुख में रखा अपने, इसको जब आपने अपने माउथ में अंदर लिया, माउथ में चबाया, तो आपके माउथ में ये रोटी का टुकड़ा जो होगा, छोटे-छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे। ये बड़ा-सा रोटी का पीस आपने छोटे-छोटे बाइट्स में तोड़ दिया अपने मुँह के अंदर। अब आपने इसको निगल लिया, आपने इसको निगल लिया तो ये आपके पेट में पहुँचा, आपके स्टमक में पहुँचा, आपके आमाशय में पहुँचा बेटा, आपके पेट में पहुँच गया। आप लोगों का जो स्टमक होता है वहां पहुंच गया फिर ये। अब जब आपके पेट में पहुंचा तो पेट में पहुंचकर ये और छोटे छोटे पार्टिकल में टूट गया। आपके पेट में कुछ एंजाइम थे जिन्होंने इस रोटी के ऊपर अपनी क्रिया शुरू कर दी, इस रोटी को ऐसा पचाना शुरू कर दिया कि ये और छोटे-छोटे पार्टिकल में टूट गई। ठीक है? ये और छोटे-छोटे पार्टिकल में टूट गई। क्लियर? अब हमने आगे बात करी कि मैडम जी यहाँ पर ये जो अब आपके पेट से आगे की तरफ पहुँचा, आपके पेट से जब आगे की तरफ ये आपकी आंतों में पहुँचा, आपकी छोटी आंत में जब ये आपके पेट से निकल कर पहुँचा, तो छोटी आंत ने इस पर ऐसे हथियार चलाए, स्मॉल इंटेस्टाइन ने इस भोजन पर ऐसे हथियार चलाए कि भैया इसका कचूमर ही बना दिया। यानी ये इतना बारीक हो गया छोटी आंत में, इतना बारीक हो गया ये खाना कि एट लास्ट ये तुम्हारे ब्लड में मिल गया जाकर। जो तुम्हारा खून था, उस खून में मिल गया ये जाकर। और खून इसको कहाँ ले गया? तुम्हारे शरीर की जो कोशिका है, खून इसको उसमें ले गया। तुम्हारे शरीर की जो सेल है, सारी कोशिकाओं में खून ने इसको इस भोजन को सप्लाई कर दी। तो जब आप खाना खाते हो, आपकी कोशिकाएँ विकसित होती हैं। आपकी कोशिकाएँ विकसित कब होती हैं? जब आप खाना खाओगे। अब खाना नहीं खाओगे तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कुछ दिन में तुम भगवान जी को प्यारे हो जाओगे। तो खाना नहीं खाने से क्या होगा कि आपकी कोशिकाओं तक पोषक पदार्थ नहीं पहुँचेंगे और कोशिकाएँ जो होती हैं प्यारे बच्चे वो मर जाएँगी। कोशिकाएँ मरी तो लीवर धीरे-धीरे डैमेज, किडनी धीरे-धीरे डैमेज, सारी ऑर्गन जो है बॉडी के वो धीरे-धीरे डैमेज हो। तो इसीलिए आप लोग बताएँगे कि जब कभी हम रोटी खाते हैं, जब कभी हमने खाना खाया, मान लो ये हमारी रोटी है, हमने रोटी खाई। हमने क्या खाई? रोटी। हमने खाया कोई भी ब्रेड का पीस, हमने कोई भी रोटी, कोई भी खाना खाया। जब उसको खाया तो बड़ी फ़ॉर्म में लिया। उसको मुँह में रखा तो छोटे-छोटे पार्ट्स में उसको कचूबर बनाया उसका, उसको तोड़ा। फिर उसको पेट में निगल लिया, पेट में जाकर वो और छोटे-छोटे पार्ट्स में टूटा। फिर वो आँतों में गया, आँतों में वो इतना बारीक हो गया कि ब्लड में मिल गया और ब्लड से कोशिकाओं में। तो खाना खाने का उद्देश्य हुआ पूरा। अब मैडम ये बताओ कि यहाँ से इतने बड़े पीस को यहाँ तक इतना पतला करने के लिए किसने ये काम करा? मतलब हमारे शरीर में ऐसा कौन है जो भोजन के पार्टिकल को छोटा, छोटा, छोटा कर रहा है, बारीक कर रहा है पे भोजन के पार्टिकल को? तो आप कहोगे आपके शरीर में होते हैं एंजाइम। आप लोगों के शरीर में पाए जाते हैं एंजाइम्स, ठीक है? एंजाइम्स हैं आपके शरीर और आप लोगों के शरीर में पाए जाते हैं प्यारे बच्चे पाचक रस, डाइजेस्टिव जूस। आपके शरीर में पाए जाते हैं डाइजेस्टिव जूस, जिसको आप लोग कहते हो पाचक रस। अब आपने बहुत सारे रसों के बारे में पढ़ा होगा, जैसे गन्ने का रस होता है, जैसे आम का रस होता है, जैसे संतरे का रस होता है। ये वाले सारे रस आपको बाजार में मिल जाते हैं डब्बे में बंद, कि अमरूद का जूस दे दो भैया ले लो, है ना? गन्ने का जूस दे दो लो भैया पी लो गन्ने का जूस। संतरे का जूस ले लो। लेकिन ये एक ऐसा जूस है जो किसी बाजार में नहीं, ये कहाँ से लाना पड़ेगा? ये तुम्हारा शरीर खुद बनाता है। ये तुम्हारे शरीर में बनते हैं। कब बनते हैं? जब तुम्हारे शरीर में कोई भी खाने की चीज़ पहुँचती है, तो ये बनते हैं डाइजेस्टिव पाचक रस। ये क्या करते हैं? इनके पास हथियार हैं। ये इंतज़ार में बैठे रहते हैं कि खाना आएगा। जैसे ही खाना आएगा ना, हाँ जी, विवेक भाटी जी हमारा ही नाम भावना है। हमरो ही नाम भावना है भई। ठीक है? एक बच्चा पूछ रहा है कि मैम क्या आपका ही नाम भावना है? हाँ जी, हम ही हैं भावना। ठीक है? अब आगे बात करते हैं कि मैम ये जो एंजाइम और ये जो जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं, इन्हीं के पास होते हैं हथियार,
जो खाने को कुचर देते हैं, खाने का कचूमर बना देते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन ये बनेगा कि हमारे शरीर में जब पाचन की क्रिया होती है, तो पाचन की क्रिया कराने के लिए कौन से रसायन हमारे शरीर में बनते हैं? तो पाचन की क्रिया कराने के लिए जो रसायन हमारे शरीर में बनते हैं, जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन को करने के लिए जो हमारे शरीर में रसायन बनते हैं, वो 2 हैं, एक होते हैं एंजाइम, एक होते हैं डाइजेस्टिव। इनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे आगे। अभी आपने समझा कि मैम डाइजेशन क्या होता है, तो आपने अभी-अभी पढ़ा कि भोजन के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में ब्रेकिंग ऑफ लार्ज पार्टिकल ऑफ फूड इनटू स्मॉलर, है ना? जिस तरीके से मैंने आपको समझाया कि ऐसे-ऐसे भोजन के पार्टिकल इतने स्मॉल हो जाते हैं कि एट लास्ट ब्लड में जाकर मिल जाएँगे और ब्लड उसको सप्लाई कर देगा अपने अंदर ले जाकर कोशिकाओं में। तो ये होता है पाचन, ठीक है? क्लियर? अब आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं कि मैम पाचन की ये जो प्रक्रिया है, ये कहाँ होती है? आपके शरीर में ये पूरा का पूरा पाचन कहाँ होता है? क्या आपके कान में भी खाना जाता है? क्या हमारी नाक में भी खाना जाता है? क्या हमारे लीवर में भी खाना जाता है? क्या हमारे पैरों में भी खाना जाता है? क्या हमारी किडनी में भी खाना जाता है? तो अब जान लेते हैं कि आपके शरीर के ऐसे कौन-कौन से ऑर्गन हैं, जहाँ खाना पचता है जहाँ खाना बचता है, ठीक है? क्या मैम सच में किसी को हार्ट प्रॉब्लम से बचाया जा सकता है? बेटा बिल्कुल बचाया जा सकता है। अपने हर 6 महीने में हार्ट के टेस्ट कराओ, कोलेस्ट्रॉल वगैरह चेक कराओ, ठीक है? और कोलेस्ट्रॉल वगैरह चेक कराने के साथ-साथ आप लोग जो अपनी बॉडी के अंदर जो हार्ट है, उसकी जो मसल्स है, वो सही से काम कर रही है, ये टेस्ट कराते रहो तो आप उससे बच सकते आओ अब हम लोग बात करेंगे कि मैम कैसे किस तरीके से हमारे शरीर के अंदर जो पाचन होता है वो होता है। तो हेडिंग डालेंगे भाई आहार नाल, हेडिंग डालेंगे आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है? तो आपके शरीर के अंदर होती है एलिमेंट्री कैनाल, आपके शरीर में पाई जाती है एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल। मैम ये आहार नाल क्या होती है? तो पूरी की पूरी एक लंबी ट्यूब है जो आपके मुख से लेकर आपकी गुदा तक फैली हुई है, ठीक है? अब ये जो आहार नाल है ना, इसकी लंबाई आपको पूछी जाती है पेपर में। आहार नाल की जो लंबाई है, जो लेंथ है, वो कितनी होती है? बेटा मैं अभी सारे पॉइंट बताऊँगी आपको। इसका फ़ोटो भी दिखाऊँगी आहार नाल का। अभी पहले इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं कि आहार नाल जो होती है, इसकी लेंथ कितनी होती है? तो बताते हो 8 से 10 मीटर लंबी होती है। कितनी लंबी होती है? आप लोग बताएँगे 8 से 10 मीटर ये लंबी होती है। ठीक है? अब दूसरा पॉइंट कि मैम ये कहाँ से शुरू होती है? ये स्टार्ट कहाँ से होती है? हमारी बॉडी के अंदर कौन-सा ऐसा ऑर्गन है, जहाँ से ये आहार नाल शुरू होती है? तो ये आहार नाल आपके माउथ से शुरू होती है, आपके मुख से शुरू होती है, ठीक है? दावत खाने जाना है, मेरी भी दावत है, मुझे भी जाना है, रुक जाओ। जब तक मैं यहाँ हूँ, तो तुम कहाँ भाग जाओगे? ठीक है? तो मुख से ये आप लोगों की शुरू होती है बच्चा। माउथ से आप लोगों की जो आहार नाल होती है, वो शुरू होती है। तो आहार नाल का सबसे पहला भाग माउथ होता है, ठीक है? मैम अंतिम भाग क्या होता है? ये कहाँ पर खत्म होती है? ये खत्म कहाँ पर होती है पूछा जाता है कि आहार नाल का अंतिम भाग कौन-सा होता है? तो आप लोग बताकर चलते हो कि ये आपकी गुदा पर खत्म हो जाती है जाकर। गुदा यानी कि एनस। सारे के सारे बच्चे खाना कहाँ से खाते हो बताओ? तुम कहोगे मैम खाना तो मुँह से खाते हैं। अब खाने को जो वेस्ट प्रोडक्ट आपके अंदर बने, जो वेस्ट प्रोडक्ट आपके अंदर बने उनको कहाँ से बाहर निकालते हो? आप कहोगे गुदा से बाहर निकाल तो खाना जब आप खाते हो तो उस खाने के पचने के दौरान कुछ वेस्ट भी निकलते हैं बेटा। जैसे आप मिक्सी में संतरे का जूस निकालो, भाई जो कोई मिक्सी है उसमें आपने संतरे का जूस निकाल दिया। अब संतरे का जूस जब निकालोगे तो जूस तो ग्लास में इकट्ठा हो गया, उसको आपने पी लिया, लेकिन मिक्सी में कुछ कचरा भी तो रह जाता है। तो वो कचरा क्या है? जैसे संतरे के छिलके विलके वो कचरा रह जाता है, उसको आप फेंक देते हो। वैसे ही जब आपने खाना खाया, आपके शरीर में जो खाने में पोषक पदार्थ थे वो तो निचुड़कर आपकी आंतों से निचुड़कर आपके खून में मिल गए। खून उनको बहा कर ले जाएगा आपकी कोशिकाओं तक। ठीक है? क्लियर? और प्यारे बच्चे बेटा ये सब एग्ज़ाम के लिए आपकी तैयारी हो जाएगी अगर यहाँ से बायो कर लेते। ठीक है? और अगर हम लोगों ने बात करी कि जैसे कि पीली हो जिसने अच्छा अमन जी, बहुत बढ़िया। हाँ, दूसरा भी कोई होगा जो आपका कमेंट देखे। अब हमने बात करी कि जब आप लोग मिक्सी में जूस निकाल रहे हो, तो उससे कुछ वेस्ट भी निकलता है। वैसे ही आपके शरीर में जब खाना पचता है, उससे भी कुछ वेस्ट निकलता है, ठीक है? अब वेस्ट निकलता है, तो उसको तुम अपने शरीर से बाहर निकाल देते हो।
सुबह-सुबह फ्रेश होते हो, सुबह छोड़ो कभी भी फ्रेश होने चले जाते हो। तो भैया ये होता है आप लोगों का एनस जहाँ से आप मल को त्यागते हो। तो एलिमेंट्री कैनाल का जो अंतिम भाग होता है वो एनस है, गुदा है, यानी कि जहाँ से मल त्याग। फोर्थ पॉइंट आपको पूछेगा कि हमारी जो आहार नाल होती है, मैम इसका कौन-सा भाग नहीं होता? तो बड़े ध्यान से समझना देखो। आओ अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ तुम्हारी आहार नाल। देखेंगे ज़रा इस बॉडी बिल्डर को देखो, ये जो एक बॉडी बिल्डर है, इसकी आहार नाल जो है आपको दिखाई दे रही होगी। कहाँ? चलो मैं जहाँ-जहाँ ब्लैक कलर का पेन फेर रही हूँ ना, वो आहार नाल है। ये मुँह है, मुँह माउथ ऐसे ढिशक्याऊँ, ये पेट है, ठीक है, ठीक है। ये छोटी आँत है, छोटी आँत से खाना गया, निकल कर ड्यूँ, ड्यूँ, ड्यूँ बड़ी आँत में और बड़ी आँत से एनस के रास्ते बाहर, मल के रूप में बाहर। तो जहाँ-जहाँ मैंने ब्लैक पेन को फेरा, जहाँ-जहाँ मैंने ब्लैक पेन को घुमाया, ये है आपकी आहार नाल। ये है बेटा आपकी आहार नाल। तो जहाँ-जहाँ आपने ब्लैक पेन को मेरा घूमता हुआ देखा, यही तो पूरी ट्यूब, यही तो पूरी नलिका कहलाती है आपकी आहार नाल। तो बच्चा यही होती है आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल। तो ये पूरा ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है, वो 8 से 10 मीटर। इसी को कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। अब आप लोगों को एग्जाम में ये आता है कि भाई आपने हमें बता दिया मैम कि एलिमेंट्री कैनाल शुरू होती है मुख से, खत्म होती है गुदा पर, और बीच में ये आहार नाल के बहुत सारे भाग हैं जिनके बारे में आप हमें अभी पढ़ाओगी। लेकिन यहाँ पर दो चीज ऐसी हैं जहां पे मैं क्रॉस लगा रही हूँ। एक तो बेटा यहाँ और एक बेटा यहाँ। मैंने दो जगह पर आपको क्रॉस लगा दिया। तो मैम आपने ये क्रॉस क्यों लगाया यहाँ पर? तो बेटा इसलिए क्रॉस लगाया क्योंकि ये आपकी आहार नाल के भाग नहीं। अब पेपर में यही क्वेश्चन बनता है कि बताओ कौन कौन आहार नाल के भाग नहीं होते। तो बेटा ये तो है तुम्हारा लीवर, ये है तुम्हारा लीवर। अब मैडम लीवर के बारे में तो हमने बहुत बार सुना है कि लीवर ही हमारे खाने को पचाता है ना। और ये है तुम्हारा पेनक्रियाज, ये है तुम्हारा पेनक्रियाज। पेनक्रियाज बोले तो अग्नाशय, ये है तुम लोगों का अग्नाशय। मैम हमने इसके बारे में भी सुना है कि ये भी खाने को पचाता है। और आप कह रही हो कि लीवर और पैनक्रियाज आपकी हमारी आहार नाल के भाग नहीं है, ये हमारी आहार नाल के भाग नहीं है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप खाना खाते हो तो खाना जो है मुंह से खाना खाया, ये खाना है हरे रंग का, तो ये खाना ऐसे 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 यहाँ पर आपके पेट में पहुंचे। अब पेट में ये रहेगा 1 से 2 घंटे तक। फिर आराम से फिर ये कहेगा चल भई आगे को चल लेते हैं। तो फिर ये बेचारा ऐसे-ऐसे होता हुआ छोटी आँत में आता। अब छोटी आँत में इसका कंप्लीट पाचन होगा। खाना कभी भी आपको पेपर में पूछे कि खाने का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो आप कहते हो कि खाने का जो कंप्लीट डाइजेशन होता है, वो छोटी आँत में होता है। बेटा स्केलेटल सिस्टम कंप्लीट कराया है मैंने। मैंने आपको स्केलेटल सिस्टम में आपकी सारी गिरडल तक लास्ट कराया है, एकदम खत्म कराया है। वो क्लास आपको मस्कुलर सिस्टम के फर्स्ट क्लास में मिलेगी, स्केलेटल सिस्टम की जो होती है। ठीक है बेटा, ये है पेट आपका, ये जो पर्पल कलर से दिख रहा है ये आपका पेट है। अभी एक एक करके सारी चीजों को आप पढ़ोगे। तो ये आप लोगों का क्या हो गया है, ये आप लोगों का खाना ऐसे ऐसे आया और छोटी आंत में गया, यहाँ इसका कंप्लीट डाइजेशन हो गया। अब यहीं से ये खून में मिल जाएगा। और खून जो है प्यारे बच्चे, ये पंखा कंफ्यूज कर रहा है, बंद करो। कौन सा पंखा? कैसा पंखा? ये बताओ मुझे। तो अब सुनो मेरी बात, क्लास रुक रही है? क्लास तो नहीं रुक रही। ठीक, चलो। अब आपने देखा कि आप लोगों का जो यहाँ पर ये आते हैं, यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा और प्यारे बच्चे सारे पोषक पदार्थ खून में मिल जाएंगे। अब बचेगा वेस्ट, वो वेस्ट बड़ी आंत के थ्रू आपके गुदा के रास्ते बाहर। तो खाना कभी भी आपके लीवर के पास नहीं जाता, खाना कभी भी आपकी पेनक्रियाज के पास नहीं जाता। खाना मुंह से पेट में, पेट से छोटी आंत में, छोटी आंत से बड़ी आंत से बाहर, ये होता है खाने का रास्ता। तो इसीलिए कभी भी लीवर और आपकी जो अग्नाशय है, इनको आपकी आहार नाल का भाग नहीं मानते। कभी भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए कि भोजन के पाचन की प्रक्रिया में वो कौन से अंग है जो भोजन का पाचन तो करते हैं लेकिन आहार नाल के भाग नहीं है। पाचन में तो महत्वपूर्ण भूमिका है जिनकी, मतलब लीवर के बिना पाचन हो ही नहीं सकता। बट लीवर जो है ये पाचन में तो महत्वपूर्ण है लेकिन आहार नाल का भाग नहीं है।
क्योंकि आहार नाल वो है जहां जहां आहार जाता है। आहार कहाँ कहाँ जाता है? मुंह से पेट में, पेट से छोटी आंत में, छोटी आंत से बड़ी आंत से बाहर। ये तो आप लोग लिखेंगे कि यकृत, प्यारे बच्चा, यकृत और अग्नाशय आहार नाल के भाग नहीं। यकृत और अग्नाशय आहार नाल के भाग नहीं, ठीक है? आहार नाल के भाग। तो आप लोग ऐसे करके चीजों को पढ़ते चलेंगे और समझते चलेंगे। तो लिखेंगे लीवर एंड पेनक्रियाज। लीवर एंड पेनक्रियाज आर नॉट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट ये सब नहीं हो, ठीक है? समझ में आ गई बात? तो ये सब एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट नहीं है। यकृत और अग्नाशय एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट नहीं है ना। आ जाओ अब आगे बात। अभी सब पढ़ेंगे कि आपका लीवर कैसे खराब होता है ना, लीवर विवर के बारे में सब पढ़ेंगे अभी। अब हम बात करते हैं कि मैम जो हमारा पाचन होता है हमारे शरीर में, तो वो पाचन एकदम से ही हो जाता है क्या? खाना हमने मुंह में डाला, पेट में गया, एकदम से पाचन हो गया, एकदम से मल के रूप में बाहर? तो कहोगे नहीं, हमारे शरीर में पाचन को कराने के लिए प्यारे बच्चे 5 से 4 4 से 5 घंटे, ठीक है? अब 5 से 4 घंटे जब लग रहे हैं, तो उस दौरान आपका शरीर 5 प्रक्रियाओं से गुजर। तो मतलब अब बात करते हैं पाचन के चरण। अब आप लोग पढ़ेंगे पाचन के चरण। पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि पाचन के चरण कौन कौन से होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रही हूँ। अब आप पढ़ोगे स्टेप्स ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन के स्टेप्स कौन कौन से? जब आपके पेट में खाना पचता है, तो खाने को पचाने के लिए आपके शरीर को कितनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है? आपके शरीर को कितने चरणों से गुजरना पड़ता है ना? तो बेटा देखो, जब हम खाना खाते हैं, हम खा तो कुछ भी लेते हैं, लेकिन बेचारे अपने शरीर से पूछो, उसे कितनी मशक्कत करनी पड़ती है उस खाने को पचाने। आपके शरीर को 5 प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, 5 स्टेप से गुजरना पड़ता है। प्रदीप जी की आज शादी है और प्रदीप जी बायोलॉजी की क्लास ले रहे हैं, तो कितना बढ़िया है ना, कितना शानदार ये बात है। चलो तो भाई ऐसे बच्चे ही तो आगे चलकर सेलेक्ट होंगे। बिल्कुल, चलो आओ सुनो अब मेरी बात। अब पाचन के चरण कितने होते हैं पेपर में पूछे तो बताओगे? 5 चरण होते हैं। पाचन के 5 चरण होते हैं। आपके शरीर में जो पाचन होता है वो कितने चरणों में होता है? 5 स्टेप्स में कंप्लीट, ठीक है? पाचन के 5 स्टेप्स कौन कौन से हैं? चलिए आइए सबसे पहले लिखेंगे। सबसे पहला जो चरण होता है वो होता है इंजेक्शन। सबसे पहला चरण होता है इंजेक्शन। बहुत अच्छे से समझना है। हिंदी में कहते हैं अंतःग्रहण। हिंदी में कहेंगे अंतःग्रहण, ठीक है? बहुत बढ़िया। दूसरा जो चरण होता है उसको कहते हैं डाइजेशन। दूसरे चरण को कहते हैं डाइजेशन, यानी कि पाचन। अभी समझाऊंगी, पहले लिख लो 5 चरण। तीसरा जो होता है इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन इसको कहते हैं। एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण। अवशोषण जिसको हम कहते हैं। और फोर्थ नंबर पर होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन फोर्थ नंबर पर होता है एसिमिलेशन, ठीक है? एसिमिलेशन जिसको कहते हैं स्वांगीकरण। स्वांगीकरण, ठीक है? और लास्ट होता है भाई डीफिकेशन। लास्ट होता है डीफिकेशन। लास्ट होगा डीफिकेशन, जिसको आप लोग एक्सक्रीशन भी बोलते हो, जिसको हम लोग एक्सक्रीशन भी बोल देते। तो या तो डीफिकेशन बोल दो या एक्सक्रीशन, हिंदी में कह देते हैं उत्सर्जन। तो भाई ये 5 चरण है जो आपके शरीर में किसी भी खाने को पचाने के लिए, ठीक है? तो आपको पेपर में पूछेगा कि हमारे शरीर में कौन से 5 चरण हैं जो भोजन के पाचन के लिए जरूरी होते, या ऐसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा भोजन को पचाने का एक चरण नहीं है, ऐसे पूछ लेगा वो। इसमें क्या दिक्कत आ रही है बेटा? मैम इमेज में दिखाइए कि कह पर पेट फूला हुआ दिखता है। बेटा समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। पेट फूला हुआ दिखता है मतलब ये आप पूछना क्या चाह रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। पेट कई बार फूल जाता है, क्योंकि पेट के बारे में जब पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी कि पेट आपका जे के आकार का एक स्ट्रक्चर है, ऑर्गन है। तो ये एक पाउच की तरह होता है, थैली की तरह। इसमें ज्यादा खाना भरोगे तो फूल जाएगा, कम खाना भरोगे तो सिकुड़ जाएगा, ऐसे होता है। वो इसमें तो मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं हो रही है। आवाज फंस रही है मैम, थोड़ा सा फंस रही है आवाज।
सही है, तो थोड़ा-सा बेटा देख लो, है ना, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। आज मैं स्टूडियो से क्लास ले रही हूँ। डेली मैं घर से क्लास लेती थी, तो फँस रही है तो थोड़ा-सा हटा दो। है भई? चलो देखो, अब ये सीक्वेंस, पहला बात तो ये कि ये हमेशा सीक्वेंसली याद करने हैं। पेपर में आपको ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि ये ऊपर-नीचे करके दे देते हैं और आपको उसको सही सीक्वेंस में लगाना होता है। तो याद रखना, नंबर 1 पर इजेशन ही आएगा, नंबर 2 पर डाइजेशन आएगा, नंबर 3 पर एब्ज़ॉर्प्शन, नंबर 4 पर आता है एसिमिलेशन और नंबर 5 पर आता है डिफिकेशन। अब मैम यहाँ पर बताओ कि ये जो अंत्यग्रहण होता है, इजेशन, ये क्या है? तो जैसे कि भई फॉर एग्ज़ाम्पल अभी-अभी मेरे लिए चाय आई थी। मान लो खाना आए, प्लेट में खाना ला रहा है कोई तुम्हारे लिए, तो भैया खा लो। तुमने प्लेट ली और प्लेट से एक रोटी का टुकड़ा उठाया और अपने मुँह में, यही तो है इजेशन, यही तो है अंत्यग्रहण, खाने को ग्रहण करना। खाना प्लेट से उठाया और उसको मुँह में डाला, तो ये होता है भोजन ग्रहण करना। भोजन ग्रहण करना। भोजन कैसे ग्रहण करते हो बताना? आँख में डालते हो, कान में डालते हो या मुँह में डालते हो? खाने को जब खाते हो, तो कहोगे मैम खाना तो मुँह में डालते हैं जब खाते हैं। तो खाने को प्लेट से उठाकर मुँह में डाला। ये होता है प्यारे बच्चे भोजन ग्रहण करना। इनटेक ऑफ फूड, ये होता है प्यारे बच्चे इनटेक ऑफ फूड। तो आपको पूछ लेगा कि पाचन की प्रक्रिया में जो पहला चरण है वो क्या है? आप बताएंगे पाचन की प्रक्रिया का पहला चरण है अंतःग्रहण। क्या होता है अंतःग्रहण? भैया खाने को उठाकर अपने मुंह में डालना। अब खाना जब तुमने मुंह में डाला, ट्राई करना सारे बच्चे, जब भी तुम खाने को मुंह में डालोगे ना, तो उसे ज्यादा देर मुंह में लेकर बैठ ही नहीं सकते। तुम्हारे मुंह ना अपने आप करने लगेगा कि चबा बेटा इसे। तुम्हें अंदर से इच्छा होएगी कि इस खाने को चबाओ, तो उसको तुम चबाने लग जाओगे। फिर चबाओगे तो खाने का पाचन शुरू हो जाएगा। क्या मैम मुंह से खाने का पाचन शुरू हो जाएगा? तो हम कहेंगे बिल्कुल, पाचन की क्रिया मुंह से शुरू हो जाती है। मैम क्यों? क्योंकि मुंह में है दांत। मुंह के अंदर दांत है और मुंह के अंदर लार है। तो बेटा दांतों ने तो खाने का कचूमर बनाया और लार खाने में मिल गई और लार ने क्या करा, खाने में जो कार्बोहाइड्रेट था उसका पाचन करा। तो पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू हो गई? आपकी आहार नाल जो होती है उसका पहला भाग मुख है और मुख से ही पाचन शुरू हो जाए। ठीक है, क्लियर? अपेंडिक्स को भी एक्सप्लेन कर दूंगी बेटा। अपेंडिक्स आएगी बड़ी आंत में, तो बड़ी आंत वाले भाग में जब पहुंचेंगे तो अपेंडिक्स को भी बताऊं। अभी मैं इनको पढ़ा रही हूँ, इनको समझो अच्छे से, सारे डाउट आपके क्लियर करूंगी। ठीक है, चलो। अब आप लोगों ने पढ़ा यहाँ पर कि जो पाचन है वो मुख से ही शुरू हो जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू हो जाती है? तो मुख से पाचन शुरू हो जाता है। यानी जब आप अपने खाने को मुख में डालोगे और खाने को चबाओगे, तो उसके अंदर लार मिलेगी और लार आपके मुख के अंदर जो खाना रखा है उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है उसको पचाने लग जाएगी। तो इसका मतलब पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू हो जाती है? मुख से। ये पूछा जाता है। तो आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी लिखेंगे कि डाइजेशन डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। तो डाइजेशन की क्रिया कहाँ से शुरू हो जाती है भाई? माउथ से ही डाइजेशन शुरू, आपके मुख से ही डाइजेशन शुरू हो जाता है। चलो मैम बहुत बढ़िया, तुमने डाइजेशन करवा दिया मुख से हमारा। अब तुमने जब खाने को चबाया, अब खाने को क्या मुंह में रख के बैठे रहोगे क्या? तुम्हें अपने आप अब इच्छा होगी कि बेटा इसे निगल जा। अब तुम्हारा ब्रेन कहेगा बहुत चबा लिया, अब इसे निगल भी जा। अंदर को पेट इंतजार में बैठा हुआ है, पेट के अंदर डाल भाई इसको। तो अब आप लोगों ने कहा, अब आप लोग क्या करोगे? उस खाने को चबाकर निगल जाओगे। निगलता हुआ वो ऐसे 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 आपके पेट में जाएगा। अब खाना तुम्हारे पेट में गया। अब पेट से वो खाना गया आंतों में। अब आंतें क्या करती हैं? आंतें तो भूखी बैठी हैं। आंतें इंतजार में रहती है कि कब खाना आएगा और कब खाने के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, इन सबको मैं अब्जॉर्ब करूंगी और कब इसको इन सबको ब्लड में मिलाऊंगी। तो आंतों के पास अब खाना पहुंच गया। आपकी आंतों के पास खाना पहुंचा और आंतें क्या करेंगी? जो आपके खाने में पोषक पदार्थ थे, मान लीजिए आपने दाल के साथ रोटी खाई, दाल में क्या होता है? प्रोटीन, है ना? रोटी में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। साथ में आपने हरी-हरी पालक की चटनी भी खा ली। पालक में क्या था? आयरन। तो प्यारे बच्चे, जो भी तुम्हारे खाने में पोषक पदार्थ थे, वो सारे पोषक पदार्थ अब तुम्हारी आंतें एब्ज़ॉर्ब कर, कैसे? देखो, जो आपकी आंतें होती है ना, आपकी जो इंटेस्टाइन होती है, अभी आप इनको आगे पढ़ोगे। आपकी आंतों में ऐसे छोट बड़ी-बड़ी ऐसे-ऐसे उँगली के जैसी संरचनाएँ होती हैं, जैसे उँगली होती हैं। इनको कहते हैं विलाय। इनको क्या कहते हैं? विली या विलाय कहते हैं इनको। तो ये करती हैं पोषक पदार्थों का एब्ज़ॉर्प्शन।
तो जैसे मान लीजिए खाना आ गया, क्या आ गया? खाना। तो ये कहती हैं साथियों हमला, तो ये खाने पर हमला बोल देती हैं। और खाने के अंदर जो भी पोषक पदार्थ है, मान लो ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, तो ये प्रोटीन को अपने अंदर ले लेंगी, ठीक है? मान लो ये खाने के अंदर विटामिन है, तो ये क्या करेंगी? ये विटामिन को अपने अंदर ले लेंगी। मान लो ये खाने में कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट को अपने अंदर ले लेंगी। तुमने घी खाया था भैया घी, ये घी जो होता है फैट, ये फैट को अपने अंदर ले लेंगी, ठीक है? और ये मिनरल को अपने अंदर ले लेंगी। इस तरीके से सारे के सारे पोषक पदार्थ जो तुम्हारे खाने में थे, वो किसके अंदर चले जाते हैं? आंतों के अंदर, ये जो छोटी-छोटी विलाई हैं, इनमें चले जाते हैं। अब मैम इन विलाइयों से निकलती है रुधिर कोशिका, ऐसे-ऐसे, इनसे रुधिर निकल रहा है, इनके अंदर रुधिर है ऐसे-ऐसे, ये रहा रुधिर। तो अब ये सारे पोषक पदार्थ क्या करती हैं? ये सारे पोषक पदार्थों को रुधिर में मिला देती हैं। तो इन्होंने जो प्रोटीन लिया था वो भी ब्लड में छोड़ दिया, इन्होंने कार्बोहाइड्रेट लिया था वो भी ब्लड में छोड़ दिया। ऐसे करके अब ब्लड में मिल गए सारे पोषक पदार्थ। अब ब्लड अपना वहाँ लहराता, नाचता, गाता इन सारे पोषक पदार्थों को हमारी सेल तक दे आता है। पाचन की प्रक्रिया हो गई पूर्ण। तो पोषक पदार्थ जो होते हैं वो आपकी कोशिकाओं तक पहुंच जाते हैं और पोषण की क्रिया पूर्ण हो जाती है। अब बचा कचरा, ये जो कचरा है, अच्छी अच्छी चीजें तो सब यहाँ आकर मिला दी गई ब्लड में, अब बचा ये कचरा पहुंचेगा बड़ी आंत में, और बड़ी आंत में तुम इसे पोटी के रूप में, मल के रूप में निकाल देते हो बाहर। तो प्यारे साथियों, मैंने आपको ये क्या समझाया? मैंने कहा कि एब्जॉर्प्शन जो होता है ये क्या है, तो बताओगे? भोजन से पोषक पदार्थों का अवशोषण, भोजन से पोषक पदार्थों का अवशोषण, ठीक है? पोषक पदार्थों का आंतों द्वारा अवशोषण, आंत करेंगी, आंतों द्वारा अवशोषण, तो ये हो जाता है एसिमिलेशन, ये हो जाता है एब्जॉर्प्शन, ठीक है? ये हो जाता है भाई एब्जॉर्प्शन। समझ में आई? तो खाने में जो भी पोषक पदार्थ थे, जैसे विटामिन था, प्रोटीन था, कार्बोहाइड्रेट था, वसा थी, इन सबको आपकी आंतें एब्जॉर्ब कर लेती हैं, है ना? एब्जॉर्ब जब कर ले तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं अवशोषण। तो भोजन से पोषक पदार्थों का एब्जॉर्प्शन, तो आप लोग बताओगे एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय इंटेस्टाइन। आपके खाने के अंदर जो न्यूट्रिएंट थे वो आपके इंटेस्टाइन ने क्या कर लिए? एब्जॉर्ब कर लिए। इसी प्रक्रिया को कहते हैं अवशोषण। अब आप लोगों के जो पोषक पदार्थ आपकी आंतों ने एब्जॉर्ब करे हैं, इनको क्या किस लिए एब्जॉर्ब करे हैं बताओ? ये क्या करेंगी इनका? जैसे कि मैंने अभी बताया कि यहाँ पर ये प्रोटीन आ गया, यहाँ पर ये कार्बोहाइड्रेट आ गया, यहाँ पर मान लीजिए विटामिन आ गया, यहाँ पर फैट आ गया, यहाँ पर मिनरल आ गए। तो ये सारे पोषक पदार्थ आंतों ने क्यों एब्जॉर्ब करे हैं? ये आपकी छोटी आंत का डायग्राम है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये आपकी छोटी आंत में होती है जो विलाई होती है, ये उंगली के जैसी जो संरचना दिख रही है। तो इन्होंने इन सारे पोषक पदार्थों को क्यों ले लिया है? ये क्या करेंगे इनका? अभी अभी मैंने कहा इनको ब्लड में मिलाना है इन सबको, भैया ब्लड में भेजना है, क्योंकि ब्लड यहाँ से पीछे से चिल्ला रहा है भाई लाओ प्रोटीन, लाओ कार्बोहाइड्रेट, लाओ विटामिन। तो ये एकदम से खींच के खाने में से इन सबको मिला देती है तुम्हारे ब्लड में, और ब्लड इनको कहाँ पहुंचा देता है? कोशिका। तो ये जो प्रक्रिया हो रही है, ब्लड जब सारे पोषक पदार्थों को कोशिकाओं में पहुंचा रहा है, इसी को तो कहते हैं स्वांगीकरण, इसी को तो कहा जाता है एसिमिलेशन। क्या कहते हैं बेटा? एसिमिलेशन। तो यही तो आपको पूछेगा अब आपको कहेगा बताओ एसिमिलेशन कहाँ होता है, ठीक है? एसिमिलेशन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ठीक है? क्लियर? तो अब आप लोग बताकर चलेंगे कि यहाँ पर ये जो एसिमिलेशन होगा ये क्या होता है, तो आप लोग बताएंगे रुधिर द्वारा पोषक पदार्थों को कोशिकाओं तक पहुंच। तो एसिमिलेशन क्या हो गया भाई? रुधिर में सारे पोषक पदार्थ मिल गए, तो रुधिर क्या करेगा? रुधिर द्वारा पोषक पदार्थों को कोशिका तक पहुंचाना, पोषक पदार्थों को कोशिका तक पहुंच, तो ये हो जाता है आपका एसिमिलेशन। आपको पूछा जाता है ये पेपर में, आपको पूछा जाता है कि पाचन की प्रक्रिया में जो स्वांगीकरण है इससे आप क्या समझते हैं? स्वांगीकरण का क्या अर्थ होता है? तो आप कहेंगे कि जब पोषक पदार्थ रुधिर में मिलेंगे तो रुधिर उनको लेकर जाएगा कोशिकाओं तक, तो यही होता है एसिमिलेशन। तो आप लोग कहेंगे ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स,
न्यूट्रिएंट्स इनटू सेल बाय ब्लड। क्या लिख दिया मैंने नीचे? ब्लड, बाय ब्लड। तो ब्लड के द्वारा जब सारे पोषक पदार्थ कहाँ चले जाएंगे? आपकी कोशिका में, उसको कहते हो एसिड। ठीक है, लीवर में खाना नहीं जा रहा मैम। हाँ जी, लीवर में खाना नहीं जाता। ठीक है, अभी सब पढ़ाऊंगी कि लीवर वीवर कैसे फिर पाचन करते हैं। अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, अभी तो पिक्चर को देखो ना, क्लाइमेक्स तक देखना पिक्चर को। ठीक है, पेट में गैस कैसे बनती है ये भी बताऊंगी बेटा, कैसे ठीक करें। बेटा एक तो एसिडिटी वाली चीजें खाना बंद कर दो और पानी पिया करो। ठीक, चलो इधर सुनो अब। तो अब लास्ट लास्ट में आता है, लास्ट वाला प्रोसीजर है एक्सक्रीशन, उत्सर्जन। भैया उत्सर्जन का मतलब त्याग देना। अब तुम्हारे शरीर में अच्छी अच्छी चीजें तो गई ब्लड में, भैया गई कोशिकाओं में। लड़की की शादी हो जाती है, लड़की गई अपने घर, गई अपने ससुराल। अब भैया जो उसकी चीजें हैं उन्हें अब क्या करना है? अब तो उसका घर वही है ससुराल, अब तो वो पराई हो गई भैया। तो अब जो पोषक पदार्थ है वो गए अपने घर, अपनी कोशिकाओं में गए। अब जो बचा वो पराया माल है। ठीक है, अब जो बचा वो वेस्ट है। भैया उस वेस्ट को अपने शरीर से बाहर निकालो ना अब। तो वेस्ट आपके शरीर से जब बाहर निकलता है उसी को कहते हैं उत्सर्जन। तो मैम उत्सर्जन क्या होता है? आप सिंपल समझ रहे हो, जब आप मल त्यागते हो, वो आपके आपके शरीर में वो मल कहाँ से आया? खाने से तो बना। उत्सर्जन क्या हो जाता है? पांचवा स्टेप है उत्सर्जन, वो कहते हो एक्सक्रीशन। तो इस एक्सक्रीशन का मतलब क्या हुआ? वेस्ट प्रोडक्ट को, यानी कि अपशिष्ट पदार्थों को, ठीक है, या उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल, उत्सर्जी पदार्थों को त्यागना। ठीक है, उत्सर्जी पदार्थों को त्यागना। अब आप क्या करोगे? जो एक्स्ट्रा मटेरियल आपके शरीर में था, वो प्यारे बच्चे आप क्या करेंगे? अपने शरीर से बाहर निकाल दे, वो होता है उत्सर्जन। तो आप लोग बताएंगे रिमूवल, रिमूवल ऑफ वेस्ट। तो जब आप वेस्ट का रिमूवल करते हो ये होता है एक्सक्रीशन। अब मुझे बताओ सारे बच्चे, अभी तक जितना पढ़ा कोई इशू आपको आया? एक एक स्टेप आपको समझ में आ गया? सबसे पहले प्लेट से खाना उठाया, खाने को उठाकर मुंह में डाला। ठीक है बेटा, ठीक है भाई। अच्छा बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया राधा जी। अब क्लास के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, अब हमने बात करी कि मैम जी आपने प्लेट से उठाकर खाना मुंह में डाला, ये हुआ पहला स्टेप, इंजेशन कहते हो जिसको, अंतःग्रहण। कब आया? पाचन शुरू हो गया, दूसरा स्टेप मुंह में शुरू हो गया। तीसरा निगल लिया, पेट में पहुंचा, पेट से आंतों में, आंतों ने क्या करा? सारे पोषक पदार्थों को निचोड़ लिया, भैया एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया पूरी कर दी। फिर आंतों ने उन पोषक पदार्थों को निकाल कर ब्लड में डाला और ब्लड ने फिर उसको कोशिकाओं तक पहुंचा दिया। तो भैया चौथा स्टेप भी खत्म, एसिमिलेशन भी खत्म, और लास्ट में बचा वेस्ट, उसको आपने पोट्टी के रूप में अपने शरीर से बाहर निकाला। वो हो गया आपका पांचवा स्टेप, जिसको कहते हो। तो पाचन की ये प्रक्रिया 5 चरणों में पूर्ण। एसिमिलेशन है पोषक पदार्थों का रुधिर में मिल जाना, रुधिर में मिल जाएंगे और रुधिर फिर बहाकर उनको लेकर जाएगा आपकी कोशिकाओं तक। आप जो भी खाते हो वो आपके खून में मिलता है बेटा, और खून के जरिए वो आपके शरीर के अंगों की कोशिकाओं तक पहुंचता है। तो जो भी खाया एट लास्ट वो आंतों ने आपके खून में मिलाया और खून ने उसको कोशिकाओं तक पहुंचाया। तो खून के द्वारा कोशिकाओं तक पोषक पदार्थों को पहुंचाना, ये होता है एसिमिलेशन। ठीक है संदीप जी, बहुत बढ़िया। ठीक, आ जाओ अब आगे बात। डिफिकेशन भी तो, हाँ बेटा इसको ही तो डिफिकेशन कहते हैं, ये लिखा हुआ मैंने। इसी का एक और नाम है डिफिकेशन। तो डिफिकेशन कह दो या एक्सक्रीशन कह दो, ये सेम ही है, बस नाम अलग अलग है। ठीक है, नाम अलग अलग है। आ जाओ अब आगे बात करते हैं। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, और अब हम लोग बढ़ेंगे कि मैम ये पांचों के पांचों स्टेप जो हैं ये कहाँ होते हैं? तो बच्चा ये पांचों के पांचों स्टेप आपकी आहार नाल में ही हो। तो अभी अभी मैंने आपको आहार नाल दिखाई थी, ये आपकी आहार नाल है। तो ये पांचों के पांचों जो चरण है ना, ये आहार नाल में ही होते। आप लोगों ने करा था इंजेशन, जिसको अंतःग्रहण कहते हो। आपने करा था फिर डाइजेशन, जिसको मुंह में करा था, मुंह भी आहार नाल का भाग है। फिर आप लोगों ने करा था एब्जॉर्प्शन, मैम जब आंतों ने क्या करा था? पोषक पदार्थों का अवशोषण करा था, ये भी आपकी आंतों में हुआ, आंत भी आपकी आहार नाल का ही भाग है। फिर हुआ था एसिमिलेशन, एसिमिलेशन बोले तो ऐसा ब्लड, एसिमिलेशन यानी कि आपकी आंतों के अंदर जो ब्लड है सारे पोषक पदार्थ उसमें मिल गए, और फिर लास्ट में
आपने कर दिया एक्सक्रीशन, आपने लास्ट में कर दिया उत्सर्जन। तो ये सारे 5 के 5 स्टेप आपकी आहार नाल के अंदर ही, ठीक है। तो कुल मिलाकर पाचन की पूरी प्रक्रिया आपकी आहार नाल में चलती है, ठीक है। अब आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो आहार नाल का जो सबसे पहला भाग है, सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बताओ, आहार नाल का सबसे पहला भाग कौन सा है? जल्दी बोलो बेटा। प्रतिभा प्यारे बच्चे, बहुत बहुत शुक्रिया। आहार नाल का डबल सर्कुलेशन किसमें नहीं पाया जाता? डबल सर्कुलेशन मछली में नहीं होता बेटा, याद रखना, मैंने पढ़ाया था मछली में नहीं होता, ठीक है। भोजन खाने के बाद नींद इसलिए आती है क्योंकि जब पोषक पदार्थ आपकी कोशिकाओं में पहुंचते हैं तो आपकी कोशिकाओं को ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है ग्लूकोज को जलाने के लिए, तो आपकी बॉडी के अंदर से एनर्जी खत्म होती है, इसीलिए आपको नींद आती है। खाना खाने के बाद 10-15 मिनट की नींद ले लिया करो, अच्छा रहता है, ठीक है। हाँ, तो अब बच्चे कह रहे हैं कि माउथ जो है एलिमेंट्री कैनाल का पहला भाग है, बिल्कुल सही बात। तो हेडिंग डालो माउथ। आइए भैया, इस माउथ को ही देख लेते हैं आज, इस मुख को ही देख लेते हैं आज। ये बड़ा खाना मांगता है, हर वक्त इसे कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। अब कई बच्चे दावत में जा रहे हैं तो दावत में भी खाना उड़ाएंगे भैया वो। मैं जब शादियों में जाती हूँ तो मेरा जो माउथ है ये कहता है कि व्हाइट वाला रसगुल्ला जरूर मिलना चाहिए। पता नहीं क्यों, मेरा क्यों इतना ज्यादा अटैचमेंट है रसमलाई या राई वाले रसगुल्लों के साथ। तो मुझे तो वही चाहिए, तब तक मैं उन्हें खाऊं तो ऐसा लगता है शादी बढ़िया नहीं थी भाई। जब मैं खा लेती हूँ रसमलाई, कुछ ठंडा ठंडा या फिर कुछ व्हाइट स्पंजी वाला रसगुल्ला, तब मुझे लगता है शादी बढ़िया थी भाई। तो आप लोगों के अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसा होता होगा कि जब आप शादी में जाते हो तो मुझे ये खाना है, मुझे ये खाना है ना। और वो स्वाद में कहीं बाहर खा लो ना लेकर, मुझे नहीं आता। मुझे वो स्वाद बस शादी वाले खाने में ही आता है, रसमलाई में। अगर मैं कहीं बाहर से कभी लेकर खा लूं तो उसमें मुझे मजा ही नहीं आता, है ना। तो अब आप लोग बच्चे कह रहे हैं कि मोटे कैसे होते हैं, पतले कैसे होते हैं? वो आपका मेटाबॉलिक रेट है, मेटाबॉलिक रेट करता है आपको मोटा और पतला। मेटाबॉलिक रेट मतलब खाने पचाने की दर। कई लोगों के अंदर खाना इतनी स्पीड पचता है कि कोशिकाएं बेचारी एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती पोषक पदार्थ, और आप लोगों का शरीर जो है फिर पतला ही होता चला जाता है। कुछ लोगों के अंदर तो भैया हवा भी जाती है, पानी भी लगता है उन्हें, तो वो मोटे होते हैं। तो ये मैं आपको बताऊंगी आपकी सारी चीजें। खाने के बाद 5 घंटे की नींद आती है ठीक है, 15 मिनट की नहीं, 15 घंटे की नींद आती है। चलो इधर सुनो, अब माउथ की बात करते हैं भाई। माउथ में आपको पढ़ने हैं 3 सेक्शन। आपका जो माउथ है इसमें आपको 3 चीजें पढ़नी है। एक तो आपको आपके माउथ में पढ़ने हैं दांत, टीथ। सारे बच्चे चेक करो, सभी के मुंह में है ना। फिर आपको पढ़नी है आपकी टंग, यानी कि सलाइवा। टंग यानी कि जीभ, सलाइवा तो अभी पढ़ेंगे, जीभ। और तीसरी जो चीज है आपके मुख में वो है सलाइवा। ऐसा कौन सा बच्चा है जिसके मुंह में इन 3 चीजों में से कोई एक नहीं है? क्या यहाँ पर कोई है जिसके मुंह में दांत नहीं है, जिसके मुंह में जीभ नहीं है, जिसके मुंह में लार नहीं है? सभी के में होगी बेटा, ठीक है। तो अब आ जाओ, बात करते हैं हम लोग कि मैडम जी दांत जो होता है, सबसे पहले इसके बारे में पढ़ाओ। बहुतों के दांत तोड़े हैं हमने, आज हमें पता तो चले कि ये दांत क्या चीज है। तो सबसे पहले हम लोग दांतों के बारे में पढ़ेंगे भाई। सबसे पहले आप लोग मुझे दांतों का अध्ययन बताएंगे कि दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं आप सभी के मुख में दांत हैं, सारे बच्चे शीशे लेके बैठो, अपने दांत देखो बंदर की तरह ही। तो दांत जब आप देखते हो अपने मुंह के अंदर, तो दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग बताएंगे दांतों के अध्ययन को कहा जाता है ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी कहा जाता है दांतों का अध्ययन, है ना। तो स्टडी ऑफ टीथ क्या होती है? ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी होती है आपके दांतों का अध्ययन। आपको आ सकता है पेपर में कि ओडोंटोलॉजी किसका अध्ययन होता है, तो ओडोंटोलॉजी होता है दांतों का अध्ययन। चलो तो भाई आ जाओ, आज तुम्हारे दांत ही तोड़ती हूँ मैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं। सलाइवा नहीं है मैम, कहाँ चली गई सलाइवा? बिल्कुल होगी। अब इधर सुनो, बात करते हैं दांत के बारे में। तो मैंने आपको अभी भी कहा कि दांत का अध्ययन क्या होता है? ओडोंटोलॉजी। अब मैम जो दांत होते हैं इनके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे मुख में कितने दांत होते हैं? तो प्यारे साथियों, अगर हम दांतों की संख्या की बात करते हैं, अगर हम दांतों की संख्या की बात करते हैं, दांतों के नंबर की बात करते हैं, तो आप सभी जानते हो आपके मुख में 32 दांत होते हैं। कितने दांत हैं भाई? 32। तो क्या मैम ये 32 के 32 दांत हमेशा से थे, या ये इनमें से कुछ दांत ऐसे थे तो जो बचपन में थे, कुछ दांत ऐसे थे जो बाद में थे? ठीक है, लाइब्रेरी में शीशा नहीं है, अरे भैया कितनी गलत बात है, कल शीशा लेकर आना अपने बैग में, ठीक है। अब इधर देखो, आप अगर अपने दांतों को देखें तो हमारे मुख में
हमें एनसीईआरटी बताती है कि हमारे मुख में है 32 दांत। अब इन 32 में से कितने ऐसे दांत हैं जो आपके दूध के दांत हैं, दूध के दांत। जब तुम छोटू मोटू थे तो तुम्हारे मुख में दूध के दांत निकले। ठीक है, क्लियर। डर्मेटोलॉजी होता है प्यारे बच्चे आपकी त्वचा का अध्ययन। त्वचा का अध्ययन। ठीक है। आ जाओ एक, अब हम लोग बात करते हैं कि 32 दांत हैं, इनमें से कितने ऐसे दांत हैं जिन्हें हम दूध के दांत कहते हैं, दूध के दांत। ठीक है, यानी कि मिल्क टीथ। मिल्क टीथ। क्या मैम ये दूध के बने हुए थे? तो नहीं बेटा, ये दूध के नहीं बने हुए। तो ये तब निकलते हैं जब तुम दूध पीने की उम्र, जब तुम 6-7 महीने के एक छोटे से बच्चे थे, 6-7 महीने के, तब ये तुम्हें निकले थे, तो इसीलिए इनको कहते हैं दूध के दांत। और उस वक्त तुम सिर्फ दूध पीते थे, है ना, तो इसीलिए इनको दूध के दांत कहते हैं। तो दूध के दांत हो गए बेटा, है ना। ये जो 32 दांत है इनको हमने दो भागों में बांटा, एक होते हैं दूध के दांत। इन्हीं को आप लोग किस नाम से जानते हो? इन्हीं को कहते हो आप लोग टेम्परेरी टीथ। इन्हीं को हम लोग कहते हैं टेम्परेरी टीथ। ये होते हैं अस्थाई दांत। इन्हीं का एक और नाम है, इनको आप अस्थाई दांत कहते हो। आपको पेपर में पूछा जाता है कि अस्थाई दांत जो होते हैं ये कितने होते हैं, तो इनकी संख्या होती है बेटा 20। ये कितने होते हैं मैडम जी? इनकी संख्या होती है 20। तो आपके मुख में जो 32 दांत हैं इनमें से 20 दांत ऐसे हैं जिनको आप दूध के दांत कहते हो, यानी टेम्परेरी टीथ कहते हो। अच्छा मैम, ये टेम्परेरी क्यों है? तो बेटा ये टेम्परेरी इसलिए है क्योंकि ये जीवन काल में 2 बार उगे हैं। ये कितनी बार उगे हैं? 2 बार उगे हैं ये आपके जीवन काल में। तो ये कितनी बार उगते हैं? 2 बार 2 बार उगते हैं ये ऐसे दांत हैं जो 2 बार उगते हैं। समझ में आई बात? तो लिखेंगे ग्रो टू टाइम, ग्रो टू टाइम। तो ये दो दो बार आपको ग्रो होते हैं बेटा। कैसे मैडम? एक बार तो जब तुम कितने थे, जब तुम 6 से 7 महीने के थे तब निकले थे, है ना। और प्यारे बच्चे एक बार ये तब निकले थे टूटकर जब आप 6-7 साल के थे। तो 6-7 महीने में निकले पहली बार, और टूट गए दोबारा से, फिर निकले 6-7 साल। जब आप 6-7 मतलब 6 महीने 6 साल के आसपास थे तो टूटने शुरू हुए धीरे धीरे, तो फिर ये आपको दोबारा से निकलने शुरू। ठीक है। तो आप लोग बताते हो कि ये 2 बार उगते हैं जीवन काल, इसीलिए इनको हम दूध के दांत या टेम्परेरी टीथ कह देते हैं। दूसरे होते हैं आप लोगों के परमानेंट टीथ। दूसरे होते हैं भाई परमानेंट टीथ, जिनको आप लोग क्या कहते हो? स्थाई दांत कहते हैं। स्थाई दांत। मैम ये स्थाई है, बिल्कुल परमानेंट है। एक बार आए और फिर कहीं नहीं जाएंगे। अगर एक बार आए और टूट गए तो फिर नकली लगवाने पड़ेंगे। तो 32 में से कितने दांत ऐसे हैं जो आपके परमानेंट टीथ है, मतलब जीवन काल में ये एक ही बार निकलते हैं। इनकी संख्या होती है 12। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि मनुष्य के मुख में जो स्थाई दांत होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य के मुख में स्थाई दांत होते हैं 12 और अस्थाई दांत होते हैं। ठीक है। मैम ये कितनी बार ग्रो करते हैं? तो ये एक बार निकलते हैं जीवन। तो ये एक बार ही ग्रो करते हैं, एक बार निकलते हैं। ठीक है। आपके मुख के अंदर जो दांत है ना बेटा, उनमें से केवल 20 दांत ऐसे हैं जो दोबारा टूटे और दोबारा आए हैं, जबकि 12 दांत ऐसे हैं जो एकदम फिक्स हैं, जो एक ही बार निकले हैं। तो ये वन टाइम ग्रो करते हैं, ये एक ही बार ग्रो करते हैं। इसीलिए इनको कहते हैं हम लोग टेम्परेरी टीथ नहीं कहेंगे, परमानेंट। इसीलिए इनको कहते हैं परमानेंट। ठीक है। मैम जी मैं 18 का हूँ और मेरे 32। कोई दिक्कत नहीं है, कोई खतरनाक बात नहीं है, नॉर्मल है। ठीक है। तो समझ में आई आपको बातें? अब ये जो आपके 12 दांत होते हैं बेसिकली ये आपकी दाढ़ होती है। ये आप लोगों के मुख में आपकी दाढ़ होती है। ये आप लोगों के मुख के अंदर मोलर होते हैं, मोलर। ठीक है, जिनको अभी आप आगे पढ़ोगे। तो आपने देखा कि दांतों की संख्या 32 है, जिसमें से 20 दूध के दांत या टेम्परेरी टीथ या इनको 2 बार उगने वाले दांत कहते हैं। अब आपने पढ़ा कि परमानेंट टीथ इनको आप लोग क्या कहते हो? ये होते हैं परमानेंट क्योंकि ये जीवन काल में एक ही बार उगते हैं और इनकी संख्या 12 होती है। ठीक है। अब आओ आगे। अब बात करते हैं कि मैम कार्य के अनुसार इन दांतों को कितने भागों में बांटा है? कार्य के अनुसार, अकॉर्डिंग टू वर्क। तो एक बात और लिखेंगे अब हम कि भाई कार्य के अनुसार दांतों को कितने भागों में बांटा। तो आइए हेडिंग डालेंगे कार्य के अनुसार। कार्य के अनुसार दांत, कार्य के अनुसार दांत के प्रकार।
कार्य के अनुसार दांत के प्रकार, टाइप ऑफ टीथ, टाइप्स ऑफ टीथ अकॉर्डिंग टू वर्क, अकॉर्डिंग टू वर्क। तो भाई कार्य के अनुसार जो दांत होते हैं इनको कितने पार्ट्स में बांटा है? आप लोग बताएंगे कि कार्य के अनुसार जो दांत है इनको 4 भागों में चार भागों। दांतों में दर्द क्यों होता है? जब ज्यादा मीठा खाओगे, चॉकलेट खाओगे, तो दांतों में कैविटी हो जाएगी जिससे दर्द होगा। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। चलो अब सुनो। अब कार्य के अनुसार दांतों को कितने भागों में बांटा है? 4 टाइप्स में, 4 टाइप्स में। कितने प्रकार में बांटा है? 4 प्रकार में। कौन कौन से हैं? तो जिस सीक्वेंस में लिखवा रही हूँ उसी सीक्वेंस में लिखने हैं, आगे पीछे मत कर देना भैया। सबसे पहले आते हैं इंसीजर। इंसीजर, सीजर, सीजर बोले तो कैंची। कैंची क्या काम करती है? काटने का काम करती है। इन वाले दांतों का काम भी काटने का है बेटा, ठीक है, ये भी काटते हैं चीजों को। तो सबसे पहले आते हैं इंसीजर, जिसको हम लोग कहते हैं, आप लोग हिंदी में कृंतक, कृंतक। दूसरे होते हैं इसके बाद केनाइन, दूसरे होते हैं भाई केनाइन, जिसको कहते हैं रदनक, या इनका एक और नाम है छेदक। ये छेद कर देते हैं सब चीजों में, छेदक भी कहते हैं। तीसरे होते हैं भैया प्री मोलर, प्री मोलर, तीसरे दांत है प्री मोलर। अग्र चणवक कहते हैं जिसको, अग्र चणवक, ठीक है, अग्र चणवक जिनको कहते हो। और फोर्थ नंबर पर होते हैं मोलर, फोर्थ नंबर पर होते हैं मोलर, जिसको कह देते हैं हम लोग चणवक। ठीक है, तो ये आपके 4 प्रकार के दांत हैं कार्य के अनुसार। पेपर में आता है पूछने को, सीक्वेंस याद रखना हमेशा। आई जो होता है, इंसीजर जो होते हैं इनको आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, आई, है ना। कैनाइन जो होते हैं इनको सी से रिप्रेजेंट करते हैं मैम। प्री मोलर जो होते हैं इनको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और मैम जो मोलर होते हैं इनको एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो शॉर्ट में इनको ऐसे भी बोला जाता है, ICM, ICPM, IC, IC। ठीक है, तो आप कई बार देखते हो, देखो इस तरीके से, ये तुम्हारा मुंह है, ऐसे मुंह को खोलते हो, तो यहाँ पर ये सामने वाले जो दांत हैं, कई बार तुम मुस्कुराते हो, किसी की मुस्कुराहट पर तुम फिदा हो जाते, ठीक है। तो ये क्या हो जाते हैं आप लोगों के? अभिषेक कह रहे हैं मैम तुम बहुत धीमे पढ़ा रही हो। बेटा मेरे ख्याल से एकदम स्पीड सही है, इससे ज्यादा स्पीड में पढ़ोगे तो चीजें फिर आपको समझ नहीं, ठीक है। हाँ जी, मैं सुन रही हूँ ज्ञानेंद्र जी। तो ये हैं आप लोगों के सबसे आगे वाले दांत जिनको कहते हैं इंसीजर। मैम ये ऊपर और नीचे दोनों होते हैं, बिल्कुल नीचे भी है, अब नीचे जीभ आ गई है तो यहाँ भी है ये रे इंसीजर, ठीक है। फिर साइडों में जो होते हैं ये केनाइन है, फिर दाढ़ जो होती है ये आपकी प्रीमोलर, और ये पीछे की जो होती है ये मोलर होती है। तो इस तरीके से आपके मुख के अंदर दांतों की संख्या होती है। अब बात करते हैं कि मैम ये जो हमारे दांत होते हैं इंसीजर, इनका काम क्या होता है? इंसीजर को आप लोग स्माइलिंग टीथ भी कहते हो। अभी मैंने कहा था कि स्माइल करने पर यही दिखाई देते हैं, इनको कहते हैं स्माइलिंग टीथ। मुस्कुराने की वजह तुम हो, तो भैया मुस्कुराने की वजह ये है, ये दांत तो मुस्कुराते हैं ये, इनका काम होता है मुस्कुराना, मुस्कुराने वाले दांत इनको आप लोग कहते हो, ठीक है। अब ये जो दांत है इनकी संख्या कितनी होती है? तो इंसीजर के बारे में आइए मैं आपको मेन मेन पॉइंट जो है वो बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर पहले आप लिखो, जो केनाइन होते हैं मैम इनको क्या कहते हैं? ये क्या करते हैं बेटा? ये भोजन को फाड़ने का काम करते हैं। तो एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ इंसीजर के बारे में। इंसीजर जिसको कहते हैं कृंतक, जो कृंतक दांत होते हैं ये क्या करते हैं? तो सबसे पहला पॉइंट इनके बारे में पढ़ते हैं, बाकी की वैसे तो अब टाइम हो चला है ना बेटा। इनको मुस्कुराने वाले दांत कहते हैं, इनकी संख्या 8 होती है। और प्यारे बच्चे ये सबसे फ्रंट टीथ है, सबसे आगे वाले दांत होते हैं, और ये भोजन को काटने का काम करते हैं। आज सारे बच्चे एक एप्पल लेना, उस एप्पल को ऐसे खाना, तो जब तुम एप्पल को चीरोगे तो सबसे आगे वाले दांत यही होंगे, ठीक है। तो कल को करेंगे इनके बारे में, ठीक है। हाँ जी कल को करेंगे, आज नहीं करते, आज टाइम हो चला।
तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और टाटा बाय बाय, सी यू सभी बच्चों को।